हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन। तो मोशन वर्ड से ही मतलब समझ आता है कि कुछ तो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो हम ये चैप्टर अभी डील करेंगे। व्हाट इज मोशन? तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। यानी कि एक बॉडी को मोशन में तब कहा जाएगा जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी किससे हम कंपेयर करेंगे कि उसका मोशन चेंज हो रहा है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मूव हो रहा है। तो उसे एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लेना पड़ेगा। जैसे कि हम खड़े हुए हैं तो हम एक स्टेशनरी पॉइंट है और हमारे सामने से कार मूव होके जा रही है, तो वो हम बोलेंगे कि कार जो है वो मूव होके जा रही है। अगर हम भी मूव हो रहे हैं उसी स्पीड से और कार भी मूव हो रही है उसी स्पीड से, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव हो रही है। ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज दैट दे चेंज देयर पोजीशन एंड टाइम। तो सबसे मूविंग बॉडी का सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलेगा। अगर बॉडी जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तब तो वो हमें दिख जाएगा, अगर कार तेज चल रही है या फिर हम घड़ी का कांटा देखें तो घड़ी के कांटे में हमें सेकंड का जो कांटा है वो तो मूव होते हुए दिखता है। मिनट का भी हमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत देर देखेंगे तो दिखेगा। लेकिन आवर का जो हैंड है, आवर हैंड है जो, वो हमें बहुत आसानी से मूव होते हुए नहीं दिखता है क्योंकि वो बहुत स्लोली मूव हो रहा है। तो ऐसे ही अगर बहुत फास्ट स्पीड से मूव हो रहा है तो वो हमें दिख जाएगा, जबकि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको बहुत देर ऑब्जर्व करने या बहुत मुश्किल से ही वो मूव होते हुए दिखता है। अब कोई बॉडी मूव हो रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। यानी कि उसने जितना डिस्टेंस मूव किया है। अगर एक कार जो है वो आपके घर से स्कूल तक जा रही है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसे डिस्टेंस बोला जाता है। उसमें कोई भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं कि वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो कार जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने मूवमेंट किया है तो हम उसे डिस्टेंस बोलेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड कब यूज होगा? जब हमें पता हो कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मान लीजिए कि आपके कार जो है वो घर से निकली, फिर ईस्ट गई, फिर वेस्ट मुड़ी, फिर साउथ गई, फिर ईस्ट गई और तब जाके आपके स्कूल पहुंची। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, अगर उसका हमें पता रहता है कि अगर उसने चेंज इन पोजीशन भी है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह गई भी है, और दूसरा कि हमें डायरेक्शन भी पता होता है, तब हम उसे डिस्प्लेसमेंट का टर्म देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, जबकि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। तो यानी कि डिस्टेंस के लिए हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए हमें कि उसने डिस्टेंस कवर किया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास दो मैग्नीट्यूड हमें पता होने चाहिए। एक तो उसने कहाँ ट्रेवल किया, कितने दूर ट्रेवल किया है और किस डायरेक्शन में किया है, ईस्ट में किया है, वेस्ट में किया है, नॉर्थ में किया है, या किस डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स में ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो घर है, पेड़ है, जो बिजली का खंभा है, ये सारे रेस्ट है। मोशन में जब हम खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या चिड़िया उड़ रही है या जो हनी बी है वो उड़ रही है, तो ये सारे मोशन है, ये सब मूव कर रहे हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बार और समझते हैं। उससे पहले हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं कि स्केलर मतलब क्या होता है और वेक्टर मतलब क्या होता है। तो स्केलर का मतलब होगा जिस भी चीज का हमें मैग्नीट्यूड पता है पर डायरेक्शन नहीं पता, वो उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जबकि वेक्टर कब बोलेंगे? जब हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसका हमें सिर्फ डिस्टेंस पता है कि एक कार जो है वो 4 किलोमीटर चली है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक कार जो है वो 4 किलोमीटर चली है लेकिन ईस्ट की तरफ चली है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। Distance traveled by a moving body cannot be zero. Final displacement of a moving body can be zero. तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा अगर कोई बॉडी मूव कर रही है। मान लीजिए कि एक जो बॉडी है वो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई, तो 2 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस तो हो गया आपका
2 किलोमीटर, ठीक है, और वही फिर वापस आई 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जब हम देखेंगे तो वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि एक बॉडी जो है वो 2 किलोमीटर यहाँ गई इस डायरेक्शन में, लेकिन वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो किसी डायरेक्शन में नहीं गई है, वो वापस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, या एक सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, पर डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, कि एक बॉडी यहाँ से निकली, घूम फिर के गोला बना के वापस आ गई, तो डिस्टेंस विल बी the circumference of this circle, but displacement will be 0 since the body has not changed its magnitude, means body has changed its magnitude but not changed its direction, body उसी जगह पे है, किसी और डायरेक्शन में नहीं गया है। तो यही वो लिख रहा है, if we take a round trip and reach back at the starting point, then though we have traveled some distance but our final displacement will be 0, this is because straight line distance between initial and final position, जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो दोनों एक ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है। अब एक इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। A man travels distance of 4 centimeter toward east and then 3 centimeter toward south. What is the distance traveled and what is the resultant displacement? तो इसमें दो चीजें पूछ रहा है। अब ऐसे सारे क्वेश्चंस में एक सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। आई होप आप लोग को सभी को डायरेक्शंस पता होते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि डायरेक्शंस कैसे आप इजिली याद कर सकते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल में, कि आप भारत का नक्शा याद कर लीजिए। तो नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, ईस्ट में कलकत्ता है, वेस्ट में मुंबई है और साउथ में चेन्नई है। तो ऐसे एक डायरेक्शन बना लीजिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना आसान होगा। तो अब बोल रहा है कि एक मैन है जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो मान लीजिए वो आदमी यहाँ से चालू करता है पॉइंट ए से, ठीक है, और वो ट्रेवल करता है 4 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर साउथ जा रहा है, तो फिर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर साउथ, ये 3 सेंटीमीटर साउथ गया और पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर टोटल, 4 प्लस 3, 7 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल है। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है कि सीधे प्लस कर दिया और डिस्टेंस निकल गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये बन गया इस लाइन का आपको मेजरमेंट पूछ रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम सबको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स में पढ़े हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ए स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वो होगा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है, मैं भी डी लिख दे रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर निकलेगा इससे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू डी का स्क्वायर, ये क्या हो गया 25, 25 इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो डी कितना होगा रूट 25, यानी कि 25 का रूट निकालेंगे जो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेकर बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 सेंटीमीटर है, जबकि डिस्टेंस कितना था 4 और 3 मिला के 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये घर से बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस घर से इस घर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस क्या होगा जितना आपने ट्रेवल किया है, जैसे भी जिस भी रोड से गए होंगे। तो डिस्टेंस जो है वो हो सकता है कि आप बड़े रूट से किसी दूर के रूट से जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर हो, लेकिन ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर पे ही दूर है,
ठीक है, तो रोड के हिसाब से 10 किलोमीटर है, पर अगर आप ऐसे नापेंगे सीधा सीधा तो 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। अब पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या होते हैं। तो अब नाम से ही समझ आ रहा है, यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं होगा। A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time। यानी कि मान लो अगर एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, कार ट्रेवल कर रहा है, तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कर रही है, दूसरे घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ही कर रही है, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है, वो हर घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि वो शुरू तो हुई 20 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन जैसे ही खाली रोड मिला तो उसने स्पीड बढ़ा लिया, अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो यानी कि चेंज इन स्पीड हुआ, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वो फोटो में यही बना हुआ है कि अगर एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, मान लो 1 घंटे में इस फ्लैग से इस फ्लैग तक, फिर इस फ्लैग तक, फिर इस फ्लैग तक, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हर घंटे। जबकि अगर यही कार 1 घंटे में ये फ्लैग से ये फ्लैग जा रही है, लेकिन दूसरे घंटे में स्पीड बढ़ा के इस फ्लैग तक चली जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वो बराबरी से ट्रेवल नहीं कर रही है। अब जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जब भी हम ग्राफ में पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है और डिस्टेंस को हमने वाई पे ले रखा हुआ है। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या है, टाइम को मान लो तुमने आवर या आवर में बांटा, तो ये हर 1 घंटे का, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा है ना। और डिस्टेंस को भी हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे बांटा। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर यानी कि यहाँ, दूसरे घंटे में दूसरा किलोमीटर, तीसरे घंटे में तीसरा किलोमीटर। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का है, हर घंटे में बराबर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ग्राफ जो रहता है वो कर्व बनेगा। ठीक है, कि पहले घंटे में तो उसने इतना ट्रेवल किया, पर दूसरे घंटे में उसने यहाँ तक ट्रेवल कर लिया, तो ये छोटा है और ये बड़ा है ना। फिर तीसरे घंटे में उसने और ज्यादा कवर कर लिया, ये और बड़ा है ना। तो क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन या टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जो कर्व शेप का रहेगा। अब ये दो चीजें और मैंने यहाँ बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि वो पहले घंटे में भी उसी पोजीशन पे है, दूसरे घंटे में भी वही पोजीशन पे, तीसरे, तो इसे रेस्ट पे बोला जाता है। बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट का ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पर पैरेलल स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये डायगोनल है, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और अगर ये तो हो गया था कि ये वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड डिस्टेंस जो है वो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस जो है वो टाइम के हिसाब से कम हो रहा है, मान लो पहले घंटे में सिर्फ इतना ही ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में इतना किया, ठीक है, तीसरे घंटे में और वो किया, चौथे घंटे में, तो अगर डिक्रीजिंग है, जस्ट इसका उल्टा डिक्रीजिंग है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ग्राफ हैं, आपको ये 2 ग्राफ याद रखने हैं। पहला कि अगर स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। मैं एक बार यहाँ पे डिफरेंस भी लिख दे रही हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन जो है, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी along a straight line with a steady speed, यानी कि बराबर के स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line with वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, ये कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा। ठीक है, स्पीड भी चेंज होगा, तो एवरेज स्पीड इसकी लगभग सेम रहेगी, इज सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड अलग हो सकती है एक्चुअल स्पीड से, क्योंकि निकालना पड़ेगा कि हर घंटे में किस किस स्पीड से ट्रेवल किया है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब पढ़ते हैं
कि मोशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स यूज होते हैं मोशन को मेंशन करने के लिए, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक समझेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएंगे। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और हाउ फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। तो एक बॉडी कितना तेज या कितना धीरे ट्रेवल कर रही है ये हम स्पीड से जानते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम। मान लो 1 घंटे में एक बॉडी ने या कार ने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसकी स्पीड क्या हुई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड सिंपल है, डिस्टेंस बटा टाइम, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे टर्म्स हैं, पर स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज स्पीड ऑफ द बॉडी एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया। तो कोई डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन हमें पता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि अगर कोई किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल हमें पता है डायरेक्शन के साथ, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वेलोसिटी भी सेम ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमें पता है, यानी कि कार जो है वो ईस्ट की तरफ गई है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता होगी वेलोसिटी के लिए। फिर हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और खाली पता होता था, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो। तो यहाँ पे स्पीड का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, तो इसलिए ये स्केलर हो गई, और वेलोसिटी का हमें डायरेक्शन भी पता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर तब बोला जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से डिवीजन हो। तो स्पीड का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है कि कार जो है 20 किलोमीटर ट्रेवल की है, तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जबकि वेलोसिटी का हमें डायरेक्शन भी पता है कि कार जो है 20 किलोमीटर ईस्ट ट्रेवल की है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वही ये फोटो में भी है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के, कि स्पीड जो है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है इस बस की, वेलोसिटी क्या है इस बस का 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। अब अगला देखते हैं एक्सीलरेशन वर्ड। तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। मान लो एक बंदा जो है वो कार चला रहा है, शुरू में उसकी स्पीड 30 माइल्स पर आवर थी, ठीक है, बाद में 32 माइल्स पर आवर है। तो ये 1 सेकंड बाद इसका ये हाल हुआ कि इसने स्पीड बढ़ा ली। तो जो चेंज इन जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है कितना है, 2, है ना। कितना चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो v फाइनल है आपका 32, v इनिशियल था 30, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। कितने सेकंड में चेंज हो रहा है, 1 सेकंड लेटर, तो यानी कि 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ठीक है, 2 आंसर आएगा ना, 2/1 का आंसर 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है कि कितना चेंज हुआ वो देखना है एक्सेलरेशन। तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन के लिए, यानी एक्सीलरेट हो रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है कि कम से ज्यादा की ओर। डिक्सिलरेशन मतलब कि ज्यादा से कम की तरफ जाना, तो वो या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, यानी कि पहले ज्यादा थी और अब कम हो गई, ठीक है। तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि कम से ज्यादा की तरफ। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब हमने स्पीड तो बता दिया कि स्केलर है, वेलोसिटी बता दिया वेक्टर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, यानी कि हमें इसका डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन पता है तो क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है,
वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये हो गया तीनों का एक्सप्लेनेशन। तो ये एक सिर्फ बेसिक समझाया है, इसके बाद हम अलग अलग भी डील करेंगे। हम स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे, पर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मोशन का, जिसमें ये वर्ड्स यूज होंगे। तो इसे समझने के लिए ये जो 4-5 वर्ड्स आज मैंने बताए हैं वो हमें याद करना है और पहले सीखना है। ये एकदम बेसिक है, ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये वर्ड मीनिंग्स है। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो इस क्लास का हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट में हम चालू करेंगे यूनिट, फॉर्मूलाज और स्पीड के बारे में डिटेलिंग। तब तक के लिए बाय बाय।